आज के वीडियो में चलते हैं 10th क्लास के लिए पॉलिटिक्स का फर्स्ट लेसन का पावर शेयरिंग को एक्सप्लेन करने के लिए। इस अध्याय में हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू हुई थी, यानी 9th क्लास में आपने पढ़ा था। पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पहले 3 अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए चलते हैं हम बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कहानियों की शुरुआत करने। ये दोनों घटनाएं बताती है कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धति के सत्ता बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती है। इन घटनाओं से यह समझने में कुछ मदद मिलेगा आपको कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की ज़रूरत क्यों होती है। तो आइए चलते हैं बेल्जियम और श्रीलंका की घटनाओं को समझने। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती है। इसको आबादी के दृष्टिकोण से अगर देखें तो यहाँ की आबादी 1 करोड़ से थोड़ा अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी के करीब आधा है। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बनावट बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच भाषा बोलता है। शेष 40% लोग बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% लोग जो हैं वो जर्मन बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% जो हैं वो डच भाषा बोलते हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। यहाँ बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोग को इस स्थिति से नाराज़गी थी। इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में यहाँ जो स्थिति बनी वो स्थिति ये बन गई कि डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ गया। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में वो कमज़ोर थे और अल्पमत में थे। तो आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करते हैं। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर की दूर पर स्थित है, जो हमारा पड़ोसी है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी भी कई जातीय समूह के लोगों में बंटा है। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का है। यहाँ उनकी आबादी संख्या यहाँ पर जो है वो 74% है। फिर तमिलों का नंबर आता है जिनकी आबादी कुल जनसंख्या का 18% है। तमिलों में भी 2 समूह हैं। एक वो तमिल हैं जो श्रीलंकाई मूल के हैं और एक वो तमिल हैं जो भारत से जाकर वहाँ बसे हैं। तो ये है स्थिति बेल्जियम का, और आगे आपको श्रीलंका की स्थिति दिखाएंगे। तो आगे चलते हैं श्रीलंका की स्थिति को देखने। वर्तमान की श्रीलंका की जो नक्शा है उस पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद हैं। अधिकतर सिंहली भाषी लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी जो लोग हैं उसमें कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान हैं। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है और
वे सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो यहाँ पर आप श्रीलंका का देख लीजिए, स्थिति के आधार पर उनकी भाषा जो बोलते हैं उनके आधार पर यहाँ पर नक्शा में एक्सप्लेन करके दिया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं कि मेजोरिटिज्म श्रीलंका में किसके पास है। तो आपको बता दें कि सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परस्ती के तहत कई कदम उठाए। जैसे 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंहलियों को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति अपनाई गई। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। तो एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन का दायरा बढ़ा दिया। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां जो है वो राजनीतिक अधिकारों से उन्हें वंचित कर देगा। ये उनको शक बना। नौकरियों में फ़ायदे भी इनको नहीं मिल पा रहा था, अन्य कामों में भी इनके साथ भेदभाव हो रहा था और इनके हितों की अनदेखी की जा रही थी। परिणाम यह हुआ तमिल और सिंहली समुदाय आपस में भिड़ गए। आपको पता ही होगा कि एक लंबे समय तक श्रीलंका अशांत रहा। आपको बता दें LTTE का जो ज़माना था, वो जो दौर था जिसके तहत संघर्ष चला, जिसका नेता प्रभाकरण था, अब कहीं जाकर के वहाँ पर शांति स्थापित हुई है। तो आगे चलते हैं इसमें कि आगे इसमें क्या कहता है। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा एवं रोजगार के समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्तता की उनकी मांगों को लगातार नकारा। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच परस्पर अविश्वास के बड़े टकराव के रूप में गृहयुद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। परिणाम स्वरूप वहाँ की जो स्थिति बनी वो ये कि हजारों लोग इसमें मारे जा चुके थे। अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बनकर इधर उधर भटकने लगे थे। इससे भी कई गुना ज़्यादा लोगों को रोजी रोटी की संकट आ गई थी। तो आपको इसमें आगे बता दें कि हमारे क्षेत्र के देशों में आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है, पर वहाँ के गृहयुद्ध से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियां पैदा हो गई और 2009 में इस गृहयुद्ध का अंत हुआ जब प्रभाकरण की मौत हुई, यानी प्रभाकरण जब मारा गया। तो अब चलते हैं बेल्जियम की स्थिति समझने के लिए। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास न हो और सभी मिलजुल कर रह सकें। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वह बहुत ही कल्पनाशील है तथा कोई देश ऐसा नहीं कर पाया। बेल्जियम के मॉडल को अगर देखें तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके निम्नलिखित बातें हैं। संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है वहाँ का कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई, यानी डच बोलने वाले और
कौन एक था, फ्रेंच बोलने वाले, ये दोनों जब आपस में सहमत रहेंगे तो उनकी सहमति से ही कानून बन सकेगी। तो आगे आपको चलते हैं। केंद्र सरकार, अगला जो प्रावधान है, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाके की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई, यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। तीसरा जो व्यवस्था रहा, ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। तो इस तरीके से बेल्जियम ने अपनी समस्या को बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही प्रभावशाली तरीके से सॉल्व किया। अगला पॉइंट है, केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग, चाहे वे जहाँ भी रहते हों, इस समुदाय सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मामलों पर फैसले लेने का अधिकार है। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लगता होगा, निश्चित रूप से यह जटिल है भी, खुद बेल्जियम में रहने वालों के लिए भी यह काफ़ी जटिल है, पर यह व्यवस्था बेहद सफल रही है। इससे मुल्क में गृहयुद्ध की आशंका पर पूर्णतः विराम लग गया, वरना गृहयुद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में बंट जाता। जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया, यूरोपीय संघ जब बन रहा था तो सभी देश मिलकर के एक साथ यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया, तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया। ये कम बड़ा बात नहीं है, यह गौरव वाला बात है, और यह देन इसी का है कि बेल्जियम ने बहुत ही शानदार तरीके से अपनी समस्या का निदान किया। बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दोनों ही देश लोकतांत्रिक हैं, फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल पर उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटने की कोशिश की। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हो गए, लेकिन श्रीलंका में इसका ठीक उल्टा हुआ। उसने मेजोरिटिज्म का रास्ता अपनाया। इससे यह पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदार न बनाने का फैसला करता है, तो इससे देश की एकता संकट में पड़ जाती है और देश जलने लगेगा, जिसका सीधा असर वहाँ के विकास पर पड़ेगा। तो यहाँ आपने देखा बेल्जियम और श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी एक ने नहीं किया, एक ने किया। एक ने मेजोरिटिज्म को हवाला दिया, मेजोरिटिज्म को अपनाया, और एक ने सबको हिस्सेदारी दी, और दोनों का रिजल्ट भी अलग अलग हुआ। तो अब आगे चलते हैं हम इसके कंक्लूजन में, जिसमें कि हम निर्धारित करेंगे कि आखिर वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, यानी पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं।